हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज से हम लोग जो है क्लास 12 का जो है बायो पढ़ने वाले हैं। बायो यानी जीव विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे। जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जो आज हम लोग समझेंगे 12th क्लास का जीवों में जनन। चैप्टर का क्या नाम है? जीवों में जनन। क्या है? जीवों में जनन। जीवों में जनन चैप्टर को हम लोग जो पूरे अच्छे तरीके से जो है आज के वीडियो में हम लोग जो समझने वाले हैं। ठीक है, तो जीवों में जनन का जो इंग्लिश हो जाएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन को हम लोग जो आज इस चैप्टर में पूरे ध्यान से जो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जीवों में जनन चैप्टर का नाम आ गया। इसमें एक शब्द आया जीव। क्या आया? जीव यानी ऑर्गेनिज्म। जीव होता क्या है? तो बोलेंगे जिसमें जीवन पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जीव बोलेंगे। हम लोग क्लास 9 में 10 में पढ़े थे कि हमारे आसपास जो है दो तरीके के वस्तुएं पाए जाते हैं। कुछ में जो है जीव नहीं पाया जाता है, कुछ में जीव पाया जाता है। यानी जिसमें जीव पाया जाएगा, जीवन पाया जाएगा, उसे हम लोग जीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीव यानी सजीव उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सजीव, जिसमें जीवन पाया जाएगा। जिसमें जीवन नहीं पाया जाएगा उसे हम लोग निर्जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्जीव। जो बायो के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ते हैं, बायो के अंतर्गत जितना भी सजीव चीज है, ठीक है, चाहे वह प्लांट हो या अन्य जितना भी एनिमल हो, वो सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं हम लोग किसके अंतर्गत? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के अंतर्गत जो है अध्ययन हम लोग करेंगे जीवों का। ठीक है, तो जीवों मतलब समझ गए हैं जिसमें जीवन पाया जाएगा, जो अपना खुद से जो है भोजन वगैरह करता हो, ठीक है, या एक जगह से दूसरे जगह जो स्थानांतरित हो सकता हो, जो श्वास की क्रिया जो है क्रिया करता हो, जिसमें पाचन क्रियाएं जो होता हो, ठीक है, ये सब क्रियाएं अगर हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीव बोलेंगे। ठीक है, या जिसका पूरा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर के बना। जितना भी निर्जीव हम लोग देखते हैं उसमें कोई भी कोशिका यानी सेल नहीं होता। जैसे मार्कर है, इसमें क्या सेल है? नहीं, यानी यह कोई भी कोशिका से मिलकर के नहीं बना है। अगर यह कोशिका से बना होता तो इसमें वृद्धि और विकास भी होता, जबकि मार्कर में कोई वृद्धि और विकास तो होता नहीं। लेकिन जितना भी जीव हम लोग अपने आसपास देख रहे हैं, चाहे वो छोटा छोटा जीव हो या बड़ा से बड़ा जीव हो, जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, तोता मैना जितना भी है, पक्षी हो गया, या छोटा इंसेक्ट वगैरह हो गया, ठीक है, यहाँ तक कि मनुष्य हो गया, वह सब भी क्या है? जीव। या अपने आसपास जितना भी प्लांट देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, सब क्या है? जीव। तो इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जीवों में जनन हम लोग पढ़ेंगे, यानी रिप्रोडक्शन। जितना भी अपने आसपास जो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है उसमें कैसे जनन होता है या इसका क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो यह जनन होता क्या है पहले इसको समझेंगे कि जनन होता क्या है। तो जनन को परिभाषित कर सकते हैं कि जैसे कि हम जब कोई भी जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है या नए जीव संतति को जन्म देता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? जनन बोलेंगे। अगर पूछ दे कोई भी कि जनन क्या है, बोलेंगे जब कोई भी जीव अपने समान, ठीक है, नए संतति को जन्म देता है, इस घटना को या इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? जनन या रिप्रोडक्शन बोलेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? जीव बोले थे। क्या बोले थे? जीव क्या होता है? ठीक है, यानी जिसमें जीवन पाया जाता है। क्या बोलेंगे? जिसमें जीवन पाया जाता है, जीव कहलाते हैं। जीव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे गाय, भैंस, तोता, मैना, बकरी सब क्या हो गया? जीव हो गया। या जितना भी प्लांट है वो सब जीव हो गया है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा शब्द इसमें क्या है? जनन। ठीक है, क्या है? जनन, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। जनन क्या होता है? बोलेंगे जब कोई जीव अपने समान नए जीव को जन्म देती है, तो इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। तो यहां से परिभाषा भी बन गया। अगर पूछ दे कि जनन क्या होता है, बोलेंगे जब कोई भी जीव अपने समान नए जीव को जन्म देते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? जनन बोलेंगे। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब कोई भी जीव या जब कोई जीव अपने समान
नए अपने समान संतति को जन्म देता है जनन कहलाता है। ठीक है, या इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए हैं कि जनन क्या होता है। याद रखेंगे जनन मतलब क्या, जब कोई भी जीव जो है अपने समान नए जीव को जन्म देगा या अपने समान नई संतति को जन्म देगा, तो इस घटना को या इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, जनन बोलेंगे। पृथ्वी पर जितना भी जीव पाया जाता है, चाहे छोटा छोटा जीव हो, बड़ा से बड़ा जीव हो, सब में जनन की प्रक्रियाएं पाई जाता है। ठीक है, सब जो है अपने समान नए जीव को जन्म देता है ताकि पृथ्वी पर उसका अस्तित्व जो है बना रहे। अब यहां से जो है एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि आता है कि जनक क्या है। ठीक है, जनक, इसको तब तक आप लोग नोट करिए, ऊपर में हम लोग लिखते हैं तब तक। ठीक है, एक शब्द आएगा जनक, क्या पूछा जाएगा, जनक। जनक क्या बोलेंगे, वे जीव जो अपने समान नए संतति को जन्म देता है, जनक कहलाता है। क्या कहलाएगा, उसको हम लोग जनक बोलेंगे। यानी जो जीव अपने समान नए जीव को जन्म देगा उस जीव को हम लोग क्या बोलेंगे, जनक बोलेंगे। ठीक है, अब यहां से एक शब्द आया संतति। क्या है, संतति की परिभाषा अगर कुछ देर क्या होता है, संतति लिख लीजिए तो बोलेंगे जनक के द्वारा। क्या बोलेंगे, जनक के द्वारा अपने समान नए जीव को, यानी जनक के द्वारा अपने समान नए जीव को समान जो, फिर से मिला दिया, जनक के द्वारा अपने समान नए जीव को जन्म देता है, उस वह जीव संतति कहलाता है। क्या बोलेंगे, वह जीव संतति कहलाता है। यहाँ से याद रखेंगे, सबसे देखिए क्या बोले, पहला था चैप्टर का नाम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में जनन। क्या पढ़ रहे थे, जीवों में जनन। अब जीवों में जनन में सबसे पहला शब्द आया था जीव। क्या है, जीव। पूछा जाएगा जीव क्या होता है, बोलेंगे जीव यानी जिसमें जीवन पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे, जीव। जिसमें जीवन पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, जीव। उसका दूसरा शब्द था जनन। क्या था, जनन यानी रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे, जब कोई भी जीव अपने समान नई संतति को जन्म देता है तो इस प्रक्रिया को या इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, जनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जनन। अब जनन जैसे आ रहा है, यहाँ पर एक शब्द पूछा जाएगा परिभाषा, जनक क्या होता है, तो जनक किसको बोलेंगे, यानी जब कोई भी जीव, यानी जो जीव अपने समान नए जीव को जन्म देगा उस जीव को हम लोग क्या बोलेंगे, संतति, जनक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जनक। अब संतति, यहाँ एक शब्द है संतति क्या होता है, तो बोलेंगे जनक के द्वारा जो नया जीव को जन्म दिया जाता है वह जीव क्या कहलाता है, संतति कहलाता है। तो ये सब आप लोग जानते ही हैं। अब यहां से जो है एक अगला टॉपिक हम लोग यहाँ समझेंगे, इसको पहले आप लोग लिख भी सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे आखिर जनन की आवश्यकता क्यों होता है, पृथ्वी पर जितना भी जीव पाया जाता है उस क्यों जनन करता है, कुछ तो कारण रहा होगा जिसके कारण वह जनन करता है। तो अगला टॉपिक जो आप लोग लिख लीजिए, जनन की आवश्यकता। क्या लिखेंगे, अगला टॉपिक जनन की आवश्यकता। क्या पढ़ेंगे, जनन की आवश्यकता, यानी जनन क्यों आवश्यक है। अपने पृथ्वी पर जो है बहुत सारे जीव पाया जाता है, उसे जनन आखिर क्यों जरूरी है। एक दिमाग लगाइए, अगर सोचिए अगर जनन प्रक्रिया नहीं होता पृथ्वी पर आज इतना जीव जो दिख रहा है यह जीव नहीं पाया जाता। ठीक है, यहां से बोल सकते हैं कि कोई भी जीव जो है अपने जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो है क्या करता है, जनन करता है। क्या करता है, कोई भी जीव जो है अपने जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो है जनन करता है। अगर मान लिया जाए मनुष्य भी जनन नहीं करता तो पृथ्वी पर क्या हो जाता, मनुष्य का जो पूरा नामो निशान मिट जाता। या बहुत सारे जीव के बारे में आप लोग सुने होंगे कि विलुप्त हो गया, पहले भविष्य में था, पहले था वह जीव, लेकिन अभी जो वर्तमान समय में जो है वह जीव नहीं पाया जा रहा है। क्यों नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि वह समय रहते जो है वह अपने आप में जनन की प्रक्रिया को जो संयोग करके नहीं रख सका, यानी जनन नहीं कर पाया, जिसके कारण उसका पूरा जाति क्या हो गया,
विलुप्त हो गया। उसी प्रकार अगर और भी बहुत सारे जीव हैं अभी विलुप्त होने के कगार पर है, हो सकता है आने वाले समय में वह विलुप्त हो जाए, क्योंकि उसके शारीरिक बनावट में या क्रियाकलाप में कुछ परिवर्तन हो रहा है, या पर्यावरण में कुछ परिवर्तन के कारण जो है वह जनन करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वह जो हो सकता है भविष्य में आने वाले समय वह जनन की प्रक्रियाएं नहीं कर पाएगा, जिससे वह विलुप्त हो जाएगा। यहां से एक पॉइंट क्या बना कि कोई भी जीव जो है अपने जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो है जनन करता है, ठीक है। अगर जनन नहीं होता तो पृथ्वी पर कोई भी जीव फिर पाया नहीं जाता, वह एक ऐसा समय आता कि पृथ्वी पर सभी जीव का जो नष्ट हो जाता। तो इस यहां से एक पॉइंट जो आप लोग नोट करिए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग नोट करेंगे, अगर कुछ देखिए जनन की आवश्यकता क्यों है, जनन क्यों आवश्यक है, तो बोलेंगे जातियों की निरंतरता, जातियों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सभी जीव जनन करते हैं, जनन करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा, यानी पृथ्वी पर अपने जातियों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो है सब जीव जनन करता है, जितना भी पृथ्वी पर जीव पाया जाता है। या हम लोग दूसरा पॉइंट इस तरीके से लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर क्या लिख सकते हैं, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। अगर पृथ्वी मान लिया जनन नहीं होगा तो पृथ्वी पर क्या होगा, जितना भी जीवन है यानी जीव है वह सब का अस्तित्व जो मिट जाएगा। यहां से बोल सकते हैं पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो है जनन क्या है, बहुत ही जरूरी हो जाता है, जनन आवश्यक है। या हम यहां से एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि जो प्राकृतिक, इससे क्या होता है, इससे प्राकृतिक मृत हुए जीवों का नए जीवों द्वारा प्रतिस्थापन होता है। अब प्राकृतिक मृत्यु क्या होता है, यानी जब कोई भी जीव का जो है अपन ऑटोमेटिक यानी उम्र बढ़ने के बाद जब वह उसका मृत्यु हो जाता है प्राकृतिक रूप से, जब मृत्यु हो गया कोई भी जीव और उसके बदले में जो है नया जीव जो है क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, पृथ्वी पर आ जाता है, जिससे कि पृथ्वी पर कभी भी कोई भी जीव की कमी नहीं खलता है, ठीक है। तो इसलिए बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, इससे प्राकृतिक मृत हुए जीवों का नए जीवों के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, ताकि पृथ्वी पर जीव की कभी भी कमी नहीं होता, इसलिए जनन आवश्यक है, ये भी बोल सकते हैं। एक और लास्ट और चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, इससे नवजात शिशुओं युवाओं वृद्धों की जनसंख्या की संख्या का नियमन बना रहता है, ये बोल सकते हैं। इससे क्या होता है, नवजात शिशु युवा वृद्ध की जनसंख्या का नियमन बना रहता है। अगर जनन की प्रक्रिया नहीं होता पृथ्वी पर, मान लिया जाए तो जनन की प्रक्रिया नहीं होता, एक ऐसा समय आता है कि पृथ्वी पर केवल बूढ़ा व्यक्ति पाया जाता, केवल बूढ़ा व्यक्ति ही पाया जाता, ठीक है। तो उससे क्या हो गया कि जब जनन की प्रक्रिया हो रहा है, इससे पृथ्वी पर जो है कुछ युवा व्यक्ति भी पाया जा रहा है, कुछ नवजात शिशु पाया जा रहा है, कुछ वृद्ध व्यक्ति भी पाया जा रहा है। इसका जो रेशियो है वह कभी भी गलत नहीं होता है, मतलब यह नियमन जो है हमेशा क्या रहता है, बना रहता है। पृथ्वी पर जो हर तरीके का जो जीव पाया जाता है, कुछ शिशु भी पाया जाता है, कुछ युवा भी पाया जाता है हम लोग की तरह, कुछ जो है वृद्ध व्यक्ति भी पाया जाता है। तो इससे जनन प्रक्रिया के माध्यम से ही जो है यह नियमन या यह अनुपात बोल सकते हैं कि बरकरार रहता है। ये 4 पॉइंट आप लोग को लिखना है, तो फिर से समझ लीजिए जनन की आवश्यकता क्या लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे
क्या जातियों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सभी जीव जनन करता है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे कि जनन आखिर आवश्यक क्यों है कोई भी जीव के लिए। जनन इसलिए आवश्यक है ताकि वह जीव जो है अपने जाति की निरंतरता को बनाए रख सकता है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य अपने जाति की निरंतरता को बनाए रख सकता है, गाय है तो गाय भैंस बकरी अपने जाति की निरंतरता को बनाए रख सकता है। यह सब किस माध्यम से हो सकता है, यह जनन प्रक्रिया के माध्यम से ही हो सकता है। तो दूसरा क्या बताया, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। अगर जनन प्रक्रिया नहीं होता किसी भी जीव में तो एक ऐसा समय आता पृथ्वी पर से पूरा जीव का क्या होता, विनाश हो जाता, पूरा पृथ्वी पर से जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाता। इसलिए पृथ्वी पर जो है जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो है जनन आवश्यक है। तीसरा बोले क्या, इससे प्राकृतिक मृत हुए जीवों का जो नए जीवों के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। जितना भी व्यक्ति की मृत्यु होता है उतना व्यक्ति फिर से जन्म हो जाता है। इसलिए संख्या कभी भी पृथ्वी पर घटता नहीं है, इसलिए भी जनन आवश्यक है। अगला अपन बोल सकते हैं इससे नवजात शिशुओं, युवाओं या वृद्ध की संख्या जो है हर हमेशा क्या रहता है, इसका नियमन जो है अनुपात जो है बना रहता है जनन प्रक्रिया के माध्यम से। तो यहां तक हम लोग जो है पहले क्या पढ़े, चैप्टर का नाम था जीवोम जनन। क्या था, जीवोम जनन। तो पहले हम लोग जनन को परिभाषित किए थे। ठीक है, जनन के साथ साथ हम लोग जनन को परिभाषित किए, संतति क्या होती है इसको परिभाषित किए। फिर हम लोग जो समझे जनन की आवश्यकता क्या है, इसको आप लोग जो अपने अपने कॉपी में नोट भी करते रहिए। ठीक है, चलिए नोट करिए। उसका नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग अब समझेंगे जनन के। अब एक चीज और समझना होगा, जीवन काल या जीवन अवधि हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जीवन काल या जीवन अवधि, इसके बाद समझ लेते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे जीवन काल, जीवन काल या जीवन अवधि भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जीवन अवधि, जीवन काल या जीवन अवधि हम लोग करेंगे। ठीक है, यानी जीवन काल क्या होता है, तो बोलेंगे जन्म से लेकर के, जब किसी भी जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को, यानी जितना दिन तक वह जीवित रहता है पृथ्वी पर, इस काल को हम लोग क्या बोलेंगे, जीवन काल बोलेंगे। जैसे मनुष्य का जीवन काल अलग हो सकता है, या गाय भैंस बकरी ये सब का जीवन काल अलग हो सकता है, या कोई भी प्लांट होगा बरगद का, उसका जो जीवन काल अलग हो सकता है, या हाथी होगा बड़ा जीव, उसका जीवन काल अलग होगा। तो जीवन काल परिभाषा क्या हो जाएगा, यानी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को क्या बोलेंगे, जीवन काल। किसी भी जीव का लिख लीजिए परिभाषा, किसी भी जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि कहते हैं। क्या बोले, यानी किसी भी जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को क्या बोलेंगे, जीवन काल या जीवन अवधि बोलेंगे। अब यहां से अब एक होता है प्राकृतिक मृत्यु, एक होता है आकस्मिक मृत्यु। आकस्मिक मृत्यु हो गया क्या, जब किसी भी दुर्घटना में से ग्रसित होकर के अगर उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है उसको हम लोग आकस्मिक मृत्यु बोलेंगे। जैसे कोई रोड पर जा रहा है, एक्सीडेंट कर गया, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक मृत्यु बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, उसे प्राकृतिक मृत्यु हम लोग नहीं बोलेंगे, वह आकस्मिक मृत्यु है। या कोई व्यक्ति जहर खा लिया, ठीक है, जहर खाने के बाद मर गया, तो उसको हम लोग प्राकृतिक मृत्यु नहीं बोलेंगे, वह सब क्या है, आकस्मिक मृत्यु उसको बोले। क्या बोलेंगे, आकस्मिक मृत्यु। या कोई व्यक्ति जो है पानी में कहीं नदी में डूब करके मर गया, तो सब हम लोग क्या बोलेंगे, आकस्मिक मृत्यु बोलेंगे, प्राकृतिक मृत्यु नहीं बोलेंगे। प्राकृतिक मृत्यु क्या है, जब उसको का जन्म हुआ, जन्म के बाद किशोरावस्था प्राप्त किया, किशोरावस्था से जनन प्रक्रिया भी किया, उसके बाद धीरे धीरे उसका शरीर जो है छिन्न हो गया, जीर्णावस्था प्राप्त किया, जीर्णावस्था प्राप्त करने के बाद वह धीरे धीरे वृद्ध हो गया, वृद्ध होने के बाद अगर उसका मृत्यु हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक मृत्यु बोलेंगे। वही चीज यहाँ लिखे हैं। पूछ सकता है कि जीवन काल या जीवन अवधि क्या होता है, बोलेंगे किसी भी जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन काल या जीवन अवधि बोलेंगे। तो सभी जीव का अलग अलग जीवन काल या जीवन अवधि हो सकता है। जैसे कि मनुष्य की अगर बात किया जाए, ठीक है, मनुष्य की अगर बात किया जाए तो मनुष्य का ऐसे अभी 65 से 70 माना जाता है, ठीक है, कितना 65 से 70 वर्ष तक जो है इसका जीवन काल या जीवन अवधि होता है। ठीक है, किसी किसी बुक में 60 से 70 भी, इसलिए घबराना नहीं, ये एक अप्रोक्स रेशियो का है, ठीक है, तो 1-2 साल कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए घबराना नहीं। हो गया मनुष्य का। जैसे हो गया हाथी, ठीक है, हाथी का जीवन काल 60 से 70 वर्ष,
कितना हो जाता है 60 से 70 वर्ष। जैसे हो गया कछुआ, ठीक है, कछुआ, अगर कछुआ का पद क्या है 150 वर्ष, कितना हो जाएगा 150 वर्ष तक यह जीवित रहता है। या बरगद का बात किया जाए, जो प्लांट होता है बरगद, बरगद यह 200 से 500 वर्ष, 500 वर्ष। अब देखिए अलग अलग जीव जितना भी लिखे सबका जीवन का अलग अलग हो रहा है। आप लोग के एनसीईआरटी बुक में भी सभी जीव का नाम भी लिखा हुआ है और उसका जीवन काल लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहां से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। या फिर मनुष्य का बात किए, ठीक है, ठीक है, मनुष्य मनुष्य का बात किया, मनुष्य का क्या हो जाएगा 65-70 वर्ष हो गया, क्या हो गया 65-70। हाथी का बात किया 60 से 70 वर्ष, कछुआ की बात किए 150 वर्ष, बरगद की बात किए कितना हो गया 200 से 500 वर्ष, ठीक है। इस तरीके से हम क्या देखने को मिला, पृथ्वी पर जितना भी जीव पाया जा रहा है सबका जीवन काल अलग अलग होता है, क्या हो रहा है अलग अलग हो रहा है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है क्या पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जितना भी है उसका जीवन काल या जीवन अवधि किस बात पर निर्भर करता है। जितना भी पृथ्वी पर जीव पाया जाता है वह जीवन काल या जीवन अवधि किस बात पर निर्भर करता है। क्या उसके शारीरिक आकार पर निर्भर करता है क्या, तो आकार को ऐसा देख रहे हैं, हाथी कितना बड़ा जीव है, बहुत बड़ा जीव होता है, और कछुआ कितना छोटा जीव होता है। अब देखिए तुलना करिए, ये बड़ा है इसका तो जीवन काल ज्यादा होना चाहिए, ये छोटा है इसका जीवन काल कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहां से हम नोट में लिख लीजिए आप लोग कि जितने भी जीव है, ठीक है, नोट में लिख लीजिए, यानी जीवन काल या जीवन अवधि जो है किसी भी जीव के आकार पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। क्या बोलेंगे, किसी भी, लिखते जाइए, यानी किसी भी जीव के जीवन काल उसके आकार पर निर्भर नहीं करता, है। ये चीज याद रखेंगे, यानी किसी भी जीव का जो है जीवन काल जो है वह उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। अगर आकार पर निर्भर होता तब तो हाथी का जीवन काल ज्यादा होता, कछुआ का जीवन काल कम होना चाहिए था। यहाँ से ऐसा नहीं है, कछुआ जीवन काल 150 वर्ष हो गया, जबकि हाथी जो है 60 से 70 वर्ष से जीवित रहता है। दूसरा नोट यहाँ से लिखिए, आखिर निर्भर करता है किस पर करता है, तो निर्भर करेगा यह कोशिकीय संरचना पर, यानी किसी भी जीव के शरीर का जो है कोशिका का बनावट कैसा, यानी कोशिकीय संरचना पर निर्भर करता है, ठीक है। यहां से लिख सकते हैं किसी भी जीव के जीवन काल उसके कोशिकीय संरचना पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, कोशिकीय संरचना पर। आखिर का जो कोशिका का संरचना कैसा है, कोशिका का बनावट कैसा है, इस बात पर निर्भर करेगा उसका जीवन अवधि कितना कम या कितना ज्यादा होगा। तो आशा करता हम लोग जो है जीवन काल या जीवन अवधि समझ गए हैं। क्या बोले, फिर समझिए, किसी भी जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को क्या बोलेंगे, जीवन काल या जीवन अवधि बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जनन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग जनन के प्रकार समझने वाले, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, फिर हम लोग जो है पढ़ेंगे जनन के प्रकार। अब देखिए यहां से जनन के प्रकार, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनन के प्रकार हम समझेंगे, ठीक है। देखिए यहां लिखेंगे मुख्यतः, क्या लिखेंगे, मुख्यतः जनन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर पूछते जनन कितने प्रकार होता है तो जनन मुख्यतः 2 प्रकार होता है। कितने प्रकार, 2 प्रकार हो जाएगा। तो नंबर 1 पहला हो जाएगा अलैंगिक जनन, ठीक है, या लैंगिक जनन, इसको लिख लीजिए। पहले क्या लिखेंगे, लैंगिक जनन, क्या लिखेंगे, लैंगिक जनन, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला। दूसरा हो गया अलैंगिक जनन, क्या जाएगा, अलैंगिक जनन हो जाएगा, जिसका इंग्लिश हो जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या जाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी हम लोग जो है जनन के प्रकार हम लोग समझ रहे हैं। तो जनन हम लोग समझे थे, जनन क्या होता है, जब कोई भी जीव जो है अपने समान नए जीव को जन्म देता है, इस घटना को हम लोग जनन बोलते हैं। जनन जो है 2 प्रकार होता है मुख्य रूप से, लैंगिक जनन एक हो जाएगा अलैंगिक जनन।
अब यहां से बात आया कि लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन क्या होता है, बोलेंगे जनन की वैसी विधि, क्या बोलेंगे, जनन की वैसी विधि जिसमें युग्मक संलयन के पश्चात, युग्मक संलयन के पश्चात जनन की प्रक्रिया होता है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन बोलेंगे। या बोल सकते हैं कि जनन की वैसी विधि जिसमें दो जनक की आवश्यकता होगी। कितने जनक, दो जनक की आवश्यकताएं होगी। दो जनक के माध्यम से जब जनन की प्रक्रिया संपन्न होगा, इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन बोलेंगे। जब नर युग्मक जो मेल है यानी फीमेल है उसमें बनेगा मादा युग्मक, और जो मेल है उसमें बनेगा नर युग्मक। जब नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के पश्चात जब किसी भी जीव या संतति का निर्माण होता है, तो इस घटना को हम लोग बोलेंगे क्या, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका पहले परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हम अलैंगिक जनन को मिटाते हैं यहाँ से और फिर यहाँ से लिख देते हैं। इसका लैंगिक जनन का पहले परिभाषा क्या लिखेंगे, जनन की वैसी विधि, क्या लिखेंगे, जनन की वैसी विधि जिसमें दो जनक के माध्यम से संतति का निर्माण होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। परिभाषा इतना रखेंगे, अगर पूछ दे कि लैंगिक जनन क्या होता है, बोलेंगे जनन की वैसी विधि जिसमें दो जनक के माध्यम से संतति का निर्माण होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। या इसको अथवा हम दूसरे तरीके से परिभाषा लिख सकते हैं कि जनन की वैसी विधि जिसमें युग्मक संलयन के पश्चात या युग्मक जनन के पश्चात संतति का निर्माण होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन कहलाता है, क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन कहलाता है जब युग्मक का संलयन हो। अब यहाँ युग्मक क्या होता है, जितने भी नर यानी पुरुष हैं, पुरुष के शरीर के अंदर बनता है नर युग्मक। क्या बनता है, नर युग्मक, जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म यानी शुक्राणु। जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर बनता है अंडाणु या ओवम, हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवम। तो जब स्पर्म और ओवम जो है संलयित होकर के नए जीव का विकास कर लेगा, ठीक है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन करके जो है करने के पश्चात जब नए जीव को बना देगा, इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। जैसे मनुष्य में हो सकता है ऐसा, किसमें होगा, जैसे मनुष्य हो गया, किसमें होगा, मनुष्य हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, ठीक है। इस सब में जो है कौन सी प्रक्रिया होगी, यह सब लैंगिक जनन की प्रक्रिया है। या बोल सकते हैं अधिकांश जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं, बहुकोशिकीय जीव, अब यहाँ से कोशिका के आधार पर आप लोग 11th पढ़े होंगे, एक कोशिकीय जीव होता है, एक बहुकोशिकीय जीव होता है। यानी जिस जीव का शरीर जो है केवल एक कोशिका से मिलकर के बना होगा उसको हम लोग एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय। या जिस जीव का शरीर जो है एक से ज्यादा अनेकों कोशिका से मिलकर के बना होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय। जितने भी अधिकांश बहुकोशिकीय जीव है उस सब में जो है प्रायः क्या होता है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग समझे कि लैंगिक जनन क्या होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तब फिर जो हम लोग अलैंगिक जनन को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अलैंगिक जनन का परिभाषा हम लोग लिखेंगे। अलैंगिक जनन, इसको मिटा देते हैं। अब अलैंगिक जनन परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अलैंगिक जनन। दूसरा था यहाँ पर जो है असेक्सुअल हो जाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या बोलेंगे, जनन की वैसी प्रक्रिया, जनन की वैसी विधि जिसमें एकल जनक के माध्यम से संतति
का निर्माण होता है अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन कहलाता है। अगर बोलते अलैंगिक जनन क्या होता है तो बोलेंगे जनन की वैसी विधि जिसमें एकल जनक के द्वारा, एकल मतलब एक जनक के माध्यम से जब संतति का विकास होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन बोलेंगे। तो जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, जितना भी एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, एक कोशिकीय जीव, ठीक है, जितने भी एक कोशिकीय जीव है उस सब में क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा। एक कोशिकीय जीव में कौन कौन आता है, जैसे अमीबा हो गया, ठीक है ना, या हाइड्रा हो गया, ठीक है, या पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, बहुत सारे एक कोशिकीय जीव है। इस सब में क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन होगा। तो हम लोग अभी क्या समझ रहे हैं, अलैंगिक जनन क्या होता है, कुछ देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बोलेंगे जनन की वैसी विधि जिसमें एकल जनक के द्वारा नए जीव या नए संतति का विकास होता है, इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन बोलेंगे। अलैंगिक जनन किसमें होता है, पृथ्वी पर जितने भी एक कोशिकीय जीव पाया जाता है, चाहे अमीबा हो, पैरामीशियम हो, यूग्लिना हो, यह सब में क्या होगा, अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है यहाँ तक पहुंचे हैं। कल से हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के अंतर को भी लोग समझेंगे, डिफरेंस को भी समझेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत